नमस्कार दोस्तों, मैं तो आपके अपने टारगेट बाजार के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पॉलिटी क्लास आगे कंटिन्यू रखते हुए जो मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया था, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ा रहे थे वहां पर आर्टिकल मैंने 43 तक पढ़ा दिया था। आधा पढ़ा दिया था, आर्टिकल 43 तक। हम क्या पढ़ेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या पढ़ेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तत्व एक बार हम रिवीजन करा देते हैं। ये 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 43 से लेके 51 तक एक बार रिवीजन करा देते हैं। आर्टिकल 36 में क्या दिया है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। और 37 में क्या दिया है? बाध्य योग्य नहीं है। क्या नहीं है? ये बाध्य योग्य नहीं है। और 38 में क्या है? लोक कल्याण में वृद्धि। लोक कल्याण की क्या है? अभिवृद्धि। ठीक है। और 39 में क्या दिया है? स्त्री व पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है। आर्टिकल 40 में क्या दिया? पंचायत। आर्टिकल 40 में क्या दिए? ग्राम पंचायत। आर्टिकल 41 में दिया है कुछ दशाओं में सरकार लोगों को क्या दे सकती है? आर्थिक मदद दे सकती है। जैसे विकलांग हो गए, बड़े बुजुर्ग लोग हो गए, उनको क्या दे सकती है? मदद दे सकती है। और आर्टिकल जो 42 में क्या दे रखा है? जैसे किसी को न्याय संगत और मनोचित जैसे किसी महिला की डिलीवरी होनी है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि 6 महीने क्या दे रही? छुट्टी दे रही है। उस पर मतलब छुट्टी दे रही है कि आप 3 महीने पहले ले सकते छुट्टी डिलीवरी होने से, और 3 महीने बाद तक क्या मिलेगी? छुट्टी मिलेगी। वो आपको तनख्वाह भी मिलती रहेगी। किसमें दिया? आर्टिकल 42 में। और आर्टिकल 43 में दिया है निर्वाह मजदूरी। क्या? निर्वाह मजदूरी। मतलब आप कम से कम इतना वेतन दिया जाएगा जिससे आप अपना जीवन यापन कर सको। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। 44, 45, 46, 51 तक अभी कराते हैं हम। आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में दिया है समान सिविल सहायता। समान सिविल सहायता। इसे आप इस तरीके समझ सकते हो, जैसे देखो आप जानते हो जैसे किसी भी आदमी ने मर्डर कर दिया, उसे मतलब इंडियन पेनल कोड के तहत 302 से उसे क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। ये क्या है? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी के लिए समान क्या है? समान कि सभी को 302 के तहत क्या मिलेगी? सजा मिलेगी अगर किसी ने मर्डर किया है। अब समान सिविल सहायता में लोगों को कंफ्यूजन ये है कि ये क्या चीज है। देखो मुस्लिम में सरिया लॉ के तहत क्या मिलता है? सरिया लॉ है ना मुसलमानों का, उनके तहत उन्हें सजा मिलती है। जैसे ट्रिपल तलाक हो गया। ठीक है। कई चीजें हैं जो हिंदू धर्म में भी क्या हिंदू धर्म के हिसाब से चीज चलती है। तो ये समान सिविल सहायता का मतलब ये है कि सरिया हो या हिंदू हो, ये धार्मिक जो अपने लॉ है ना उन्हें हटा के एक समान सिविल सहायता कि अगर कोई ये चीज कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा? मतलब सभी के लिए समान। ये धर्म के आधार पर सभी को क्या कर दो? हटा दो और समान सिविल सहायता के हिसाब से चीजें चलो। तो एक ऐसा राज्य है मात्र गोवा।
गोवा में ये चीज क्या है, लागू है, लागू है क्या, ये समान सिविल सहायता। गोवा में क्या है, मात्र एक राज्य है गोवा भी, जहां पर ये लागू है। मात्र एक ये ऐसा ही एकमात्र राज्य है गोवा जिसमें ये समान सिविल सहायता लागू है। बाकी अदर किसी स्टेट में ये समान सिविल सहायता लागू नहीं है। अब सरकार कुछ चीजें ला रही है, इस पर विचार कर रही है लाने को। इतना आसान भी नहीं है कि बहुत से चेंजिंग हो जाएंगे, पर ये धीमे धीमे आगे देखिए सरकार क्या करती है। वो चीज एक अलग है कि सरकार समान सिविल सहायता ला सकती है राज्य में अपने में, अगर सरकार का मन है, अपने सरकार चाहती है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 45 पे। देखो आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, आयु के बच्चों की 6 से आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल व शिक्षा। मतलब ये राज्य के ऊपर ये चीज छोड़ी गई है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल व उसकी शिक्षा किसमें दी है, आर्टिकल 45 में। अगर 6 वर्ष से कम बच्चा है तो उसके टीका ई का बहुत सी चीजें देखी होंगी जैसे राज्य सरकार लगवाती है। तो 6 वर्ष से आयु के बच्चों की देखभाल व शिक्षा की किसकी जिम्मेदारी है, राज्य के ऊपर। जिम्मेदारी का मीन्स आप ये मत समझना ये राज्य करेगा ही करेगा, तो राज्य इस पर काम कर सकता है। 6 वर्ष से कम आयु बच्चों को से ये चीज लग रही है। कल्याण की वृद्धि है, जैसे आप इस तरीके समझ सकते हो, जैसे राज्य है, कोई व्यक्ति है कि वो अपने बच्चे को कितनी अच्छी कितना अच्छा माल दे रहा है, कितना अच्छा दे रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये उसके गार्जियन से डिपेंड करता है। ये चीज है कि अगर गार्जियन चाह रहा अपने बच्चों को ये अच्छी शिक्षा दे, नहीं देना चाह रहा, बड़े स्कूल में पढ़ाए नहीं पढ़ा रहा, तो ये राज्य से बोला गया कि आप ये काम कर सकते हो। बट राज्य की मन है, राज्य के पास पैसा है, राज्य अगर खुद समृद्ध होगा तो अपनी जनता को भी वैसे ही समृद्ध रखेगा। ये चीज किसमें छोड़ी गई है, राज्य पे। अब इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन आर्टिकल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा क्या, बच्चे को शिक्षा अनिवार्य। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा अनिवार्य, शिक्षा मतलब क्या कर दी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या कर दी, शिक्षा अनिवार्य कर दी है। किसमें, आर्टिकल 45 के 2 में कि 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या कर दी, अनिवार्य शिक्षा कर दी है कि शिक्षा अनिवार्य देना है, क्या देना है। इसमें 3 क्वेश्चन देखो बनते हैं, वो हम समझा दें। देखो ये आर्टिकल 21 का ये क्या है, मौलिक कर्तव्य हमारा, क्या ये मौलिक कर्तव्य। और ये नहीं मौलिक कर्तव्य नहीं, सॉरी, मौलिक अधिकार यहां लिखते हैं मौलिक कर्तव्य। यहाँ पे 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां। यहाँ पे क्या 11वां, और यहाँ पे डीपीएसपी में आ जाता है। ये डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पे ये क्या है, ये मौलिक अधिकार में भी आ रहा है, ये मौलिक कर्तव्य में भी आ रहा है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी आ रहा है। ये वाला जो ये अमेंडमेंट हुआ था संविधान संशोधन, ये दोनों में आ रहा है। मौलिक अधिकार के ये चीज करनी है कि आपको शिक्षा प्राथमिक शिक्षा आपको दिलानी है। और ये मौलिक कर्तव्य भी है 11वां, और ये क्या है, डीपीएसपी भी है। क्या ये डीपीएसपी है। अब आते हैं आर्टिकल 46 में। आप ये समझ गए होंगे
आर्टिकल 44 क्या है? आर्टिकल 44 समान सिविल सहायता कि समान सब लोगों के लिए समान सिविल कोड बना दो। आर्टिकल 45 6 वर्ष से 6 वर्ष से कम आए बच्चों की देखभाल करना। और आर्टिकल 45 के सेकंड में कि ये संविधान संशोधन करके ये यहाँ से क्वेश्चन समझ हो गए ना कि ये मौलिक कर्तव्य है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी आता है और मौलिक अधिकार भी है। किस? आर्टिकल 21। अब आगे हम आते हैं आर्टिकल 46 पे। आर्टिकल 46 आर्टिकल 46 आर्टिकल 46 देखो, जब संविधान बना रही थी और संविधान सभा जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर जब काम कर रही थी तो उसने आप देख रहे होंगे कि ये हर एक को बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों से लेके गर्भवती महिलाओं से लेके चारों तरफ चीजें ध्यान दे रही है, ना कि एक तरफ दे रही है कि जवानों पे ध्यान दे। तो इसने क्या किया? देखो, स्त्री पुरुष पे वेतन पे भी देखा, बुजुर्ग लोग और विकलांग लोगों पे भी देखा, बच्चों पे भी देखा, ठीक है, और जो गर्भवती महिलाएं सब पे देख रही है। तो इसने फिर जो कमजोर वर्ग थे उस टाइम SC हुआ, SC ST आरक्षण, इन पे भी जो कमजोर वर्ग के लोग उन पे भी हितों की रक्षा करने की बात की कि आप उन पे आर्थिक मदद दे सकते हो, ये शिक्षा पे भी दे सकते हो। तो इसने सभी पे बात की। तो आर्टिकल 46 में यही बात बोली गई है, आर्टिकल 46 में कि SC ST व अन्य कमजोर वर्ग SC ST व अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा व आर्थिक मदद या आर्थिक हितों में वृद्धि। जैसे SC ST व अन्य कमजोर वर्ग होते हैं अपने, आप देखते होंगे समाज में कुछ कमजोर वर्ग, तो उनके शिक्षा पर जैसे देखो आरक्षण मिलता है, जैसे आरक्षण में ये शिक्षा भी ले सकते हैं, इनकी सीट रिजर्व होती हैं, ये रोजगार भी पाते हैं, आप देखते होंगे। तो इनके ये चीजें DPSP में मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तभी तो ये चीजें लागू हुई हैं, जो आगे हम बताएंगे। अब जैसे देखो आप देखते होंगे उसमें फंडामेंटल राइट में कि यहाँ पर किसी को भेदभाव नहीं करेगी, बट इसमें देखो इसमें डायरेक्ट बोला है कि राज्य कर सकता है अच्छे वे में अच्छे काम करने के लिए, राज्य उस पर भी वहां विभेद कर सकता है, वहां पर ये चीज मेंशन है। ये समझ में आ गया। आर्टिकल 40 कमजोर वर्गों के हितों में आर्थिक वृद्धि की बात की गई है। अब आर्टिकल 47 आर्टिकल 47 में दिया है पोषाहार जीवन स्तर में पोषाहार जीवन स्तर में सुधार करना। मैंने आपसे भी बोला कि जब संविधान सभा जब अपना काम कर रही थी तो उसने हर बात का ध्यान रखा, ना कि एक बात का। तो पोषाहार मतलब लाइफ स्टाइल कैसे होनी चाहिए? अच्छी होना चाहिए, अच्छा हमें खाना मिलना चाहिए, अच्छा पानी मिलना चाहिए, अच्छी सर्विस मिलना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल मिलना चाहिए। तो इसमें ये राज्य के ऊपर छोड़ा है कि राज्य का ये कर्तव्य होना चाहिए कि यहाँ के जो अपने लोग हैं जो राज्य के, उन्हें अच्छा सब कुछ देने का प्रयास करे कि लाइफ स्टाइल अच्छी दे, अच्छी सुविधाएं दे। इसमें आर्टिकल 47 में ये बात बोली गई है। अब आते हैं आर्टिकल 48 पे। आर्टिकल जो 48 में बोला है कृषि और पशुपालन का संगठन। देखो आर्टिकल 48 में भी किसमें बोला है? कृषि और पशुपालन के बारे में बोला है कि कैसी हो कृषि, कैसी हो अच्छी हो
और पशुपालन भी कैसा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। कृषि अच्छा, अगर आप अच्छा काम करोगे सरकार तो लोग उन्नति होगी, जिससे लोगों में वृद्धि होगी। ये चीज ये किसमें, आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48 में एक अमेंडमेंट हुआ था, एक आर्टिकल 48 का एक अमेंडमेंट हुआ था 42 संविधान संशोधन 1976। संविधान इसमें ये बोली गई कि इसमें कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और अन्य वन्यजीव पर्यावरण संरक्षण और अन्य वन्यजीव की सुरक्षा। देखो कि पर्यावरण का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना है। जैसे अभी आप देखा होगा कि दिल्ली में क्या बोल दिया कि पटाखे पे बैन कर दिया कि आप पटाखे नहीं चला सकते। दिल्ली में क्या कर दिया, बैन कर दिया, आप पटाखे नहीं चला सकते। इससे इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, पर्यावरण क्या हो रही है, सुरक्षा हो रही है। पर्यावरण क्या हो रही है, सुरक्षा हो रही है। और अन्य जीव और वन्य जीव की सुरक्षा। वन्य जीव जैसे आप चीता का शिकार नहीं कर सकते, शेर का शिकार नहीं कर सकते, हिरण का शिकार नहीं कर सकते। जैसे सलमान खान पे केस चल रहा है काले हिरण का, तो ये चीज क्या है कि ये राज्य के ऊपर छोड़ी गई ये चीजें। कैसे, आर्टिकल 48 का कहा है, 42वां संविधान 1976 का पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव की सुरक्षा की बात यहाँ की गई है। किसकी, वन्यजीव सुरक्षा की बात की गई है कि जिससे कोई दिक्कत ना हो। अब आते हैं 49 पे। आर्टिकल 49 देखो 49 में दिया है राष्ट्रीय स्मारक, इमारतें मूर्तिकला, राष्ट्रीय स्मारक मूर्तिकला, राष्ट्रीय और इतिहास की गौरवशाली परंपरा, इतिहास की गौरवशाली परंपरा और आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय स्मारक, इमारतें, मूर्तिकला, इतिहास, गौरवशाली परंपरा और संस्कृति को बचाना। इसमें बचाने की बात की कि राष्ट्रीय स्मारक जैसे अपने राष्ट्रीय चिन्ह उनके बचाना और इमारतें जो पुरानी इमारतें हैं जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब मूर्तिकला की भी बात की गई है। इतिहास की गौरवशाली परंपरा, इतिहास की जो भी गौरवशाली परंपरा उसकी बात की गई है और संस्कृति को बचाने की बात की गई है। ये किसमें दिया है, आर्टिकल 49 में। अब आते हैं आर्टिकल 50 पे। आर्टिकल 50 पे कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण करना, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को पृथक्करण करना मतलब अलग अलग काम करना। अगर कार्यपालिका या न्यायपालिका काम देगी तो ये लोगों को प्रॉपर अच्छी तरह न्याय
नहीं मिल पाएगा, इस वजह से कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया। जैसे आप इस तरीके से देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, एक विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका, ठीक है, और न्यायपालिका, ये तीन चीजें होती हैं। विधायिका का क्या काम है? कानून बनाना। क्या काम है? कानून बनाना। इसे क्या है? अप्लाई करवाना। इस पे क्या है? न्याय देना। अप्लाई मतलब जैसे आप इस तरीके सबसे सिंपल वे में ये समझो कि विधायिका ने जीएसटी के ऊपर क्या बनाया? कानून बनाया। जीएसटी के ऊपर क्या बनाया? कानून बनाया। अब कानून को लागू कौन करवा रहा है? कार्यपालिका। कानून को लागू कौन करवा रहा है? कार्यपालिका। इसने बनाया जीएसटी। अब कोई व्यक्ति है, जैसे एक्स व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति ने जीएसटी के ऊपर क्या की? कोई खिलवाड़ की, कोई गैर इलीगल काम किया, तो अब इसे कार्यपालिका को क्या चला? पता चला किसने ये काम ये किया है, किसने काम गलत किया है। अब इसे ये पकड़ के ये कहा ले जाएगी? न्यायपालिका में। किसने? अब ये कार्यपालिका बताएगी कि इसने ये मिस्टेक की है, ये इसने गैर कानूनी काम किए हैं, तब ये न्यायपालिका क्या काम देगी? न्यायपालिका न्याय देगी कि इसने क्या क्या काम किया है इसके तहत। तो अगर न्याय देने का काम कर जाए तो ये लग रहा है ये काम निष्पक्ष होकर काम, मतलब न्याय दे पाई नहीं दे पाई। इस वजह से कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या किया? दोनों को पृथक कर, मतलब अलग अलग कर दिया कि न्याय देने का काम न्याय कार्यपालिका और न्याय देने के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये किसमें दिया है? आर्टिकल 50 में। अब आते हैं जो लास्ट वाला आर्टिकल रह गया 51, उसे भी हम देखते हैं। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 ने दिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। जैसे राज्य है, ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे भाई यूक्रेन और रूस में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो अब वो भारत का काम ये नहीं होना चाहिए कि युद्ध को क्या करे? बढ़ावा दे। नहीं, वो शांति की, इसमें आर्टिकल 51 में स्पष्ट हो रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मतलब क्या करनी चाहिए? शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की जानी चाहिए। कि तभी तो आपने देखा भारत की कभी किसी के प्रति भड़काऊ वाली बात नहीं रहती, तो उसे शांति और सुरक्षा की बात की गई है आर्टिकल 51 के तहत कि शांति और सुरक्षा की बढ़ावा देना चाहिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। आर्टिकल 51 में ये बात बोली गई है। अब हमारे जो राज्य के नीति निर्देशों तक समाप्त होते हैं यही। हम कल क्लास में मिलेंगे, आपको मूल कर्तव्य पढ़ाएंगे। आर्टिकल 51 में क्या पढ़ाएंगे? आपको मूल कर्तव्य। ठीक है, चलो मूल कर्तव्य वही पढ़ा देते हैं हम। मूल कर्तव्य क्या? मूल कर्तव्य। चलो कल ही पढ़ाते हैं मूल कर्तव्य। अब हम यही क्लास समाप्त करते हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद साथियों।